मैं मनोज, सहचार्य, हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। छात्रों, आज के व्याख्यान में स्नातक द्वितीय वर्ष कला विज्ञान हिंदी रचना 100 अंक के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित दिनकर की रचना किसको नमन करूं मैं पर केंद्रित है। विगत के व्याख्यानों से आप अवगत होंगे कि दिनकर किसको नमन करूं मैं रचना बहुत पीड़ा के साथ लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनकर ने आज़ादी का संघर्ष भी देखा और आज़ादी के बाद का मोहभंग भी देखा। आज़ादी के दौरान स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई के दौरान स्वाधीनता आंदोलन के नेतृत्व करने वाले लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन में सहभागी जनमानस को एक ऐसे स्वप्न से परिचय कराया था, स्वप्न के प्रति आश्वस्त किया था जिसमें उन्हें बताया गया था कि जब अपना शासन होगा, अपना स्वराज होगा तो अमीरी गरीबी का फर्क हट जाएगा, सब लोगों को समान सुविधाएं मिलेगी, सब लोगों को समान अधिकार मिलेगा, सब लोगों को अपने जीवन के विकास के लिए समान संसाधन मिलेगा। लेकिन ऐसा आज़ादी के बाद हो नहीं सका। भारत जिस विचारधारा को आज़ादी के दौरान, आज़ादी के संघर्षों के दौरान विकसित किया गया था, उस विचारधारा के आधार पर आज़ादी के बाद भारत को चलना चाहिए था। लेकिन आज़ादी के बाद का भारत वह उस रास्ते से नहीं चल सका, उस रास्ते पर नहीं चल सका। इससे कवि को दुख होता है, कवि को पीड़ा होती है और उसी पीड़ा के साथ इस कविता की रचना के लिए प्रेरित होता है। वो वर्तमान भारत, आज़ादी के बाद के भारत के का मूल्यांकन करता है, तुलना करता है आज़ादी के दौरान विकसित भारत की तस्वीर से, विकसित भारत की विचारधारा से, और वो पाता है कि ये वर्तमान भारत है, उसमें उस भारत का, जिस भारत का स्वप्न आज़ादी के दौरान आंदोलनकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उस भारत से इस भारत की कोई तुलना नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो एक विपरीत स्थिति है। विपरीत स्थिति में जहाँ जो आदर्श है, जो आदर्श कभी तुलना करता है और पाता है कि ये जो भारत बना है वो उस भारत के आदर्श से, आज़ादी के दौरान विकसित भारत के स्वप्न के, उसका कोई संबंध नहीं। वो इस पीड़ा के साथ कहता है कि किसको नमन करूं मैं, जो शीर्षक दिया गया है इसमें कि कवि कहता है कि मैं किसको नमन करूं, ये जो भारत है, जो भारत मानचित्र की रेखाओं से खींची गई रेखाओं के बीच रहने वाले लोगों के लिए संबोधित है। इस भारत को नमन करूं या उस भारत का जिसे, जो सपना था, विचारधारा था, आज़ादी के दौरान विकसित स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं द्वारा, सेनानियों द्वारा विकसित भारत की विचारधारा का, उसके आगे नतमस्तक हूँ। किसकी वंदना करूं, किसको याद करूं, वर्तमान भारत को स्वीकार करूंगा, उस स्वप्न को छोड़ दूं, उस विचारधारा को छोड़ दूं। कभी इसी दुविधा में कविता की रचना के लिए प्रेरित होता है और उस दुविधा से निष्कर्ष की तरफ आकर अपने मत को अभिव्यक्त करता है। कहता है कि उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। कभी भौगोलिक रेखाओं, मानचित्र की रेखाओं से में सीमित
भारत लिखी हुई तस्वीर को भारत स्वीकार नहीं करता है। वो पूरे विश्व में भारत की व्याप्ति घोषित करते हुए कहता है कि उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। इतिहास प्रमाणित करता है कि भारत शांति का दूत रहा है। अशोक जैसा शांति प्रिय राजा, विस्तारवादी नीति भारत की कभी नहीं रही है। कवि कहता है कि उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। विश्व के किसी भी कोने में अगर शांति की आवाज आ रही है तो वहां से समझो कि भारत की आवाज आ रही है, वहां भारत बसा हुआ है। धर्मदीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। कवि कहता है कि भारत विश्व के किसी भी कोने वाले में रहने वाला व्यक्ति के हाथ में अगर धर्म का दीपक है तो समझो वो भारतीय है। केवल भारत के भौगोलिक प्रदेश में रहने वाला ही भारतीय नहीं है। भारतीय, वास्तविक भारतीय वह है जिसके हाथों में धर्म का दीपक है और धर्म की स्थापना के लिए वो निकल पड़ा है। वो विश्व के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी भूभाग में वह रह रहा है तो सही अर्थों में वही भारतीय है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने वाला है। कवि स्पष्ट करता है कि भारत का वीर वह है जो सत्य पर अड़ने वाला है, और सत्य पर अड़ने वाला विश्व के किसी भी कोने में है, किसी भी भूभाग में है, तो वही भारत का वीर है। झूठ पर अड़ने वाला अगर भारत का वासी है, भारत में निवास करने वाला है, तो वो सही अर्थों में उसे भारतीय नहीं कहा जाएगा। भारतीय वह है जो धर्म का दीप लेकर निकल रहा है, विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी भूभाग में शांति की बात कर रहा है, विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी भूभाग में, और किसी भी कोने में या किसी भी भूभाग में सत्य पर चलने वाला है, सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, वही भारतीय है। भारतीयता भौगोलिक क्षेत्र में सीमित होने वाली चेतना का नाम नहीं है। कवि स्पष्ट करता है, तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। विश्व के किसी भी भूभाग में, किसी भी भौगोलिक खंड में अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मनुष्य किसी दूसरे के न्याय के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देता है तो वो व्यक्ति सही अर्थों में भारतीय है। भारत वहीं बसा है, उसी के हृदय में भारत बसा है, अन्यथा भारत नहीं है। बलिदान की चेतना नहीं है तो वो भारतीय नहीं है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। कवि स्पष्ट, अब प्रश्नवाचक चिन्ह ध्यान देंगे कि यहाँ पर अब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहता है, अब संशय खत्म हो जाता ही है। कवि की कहता है कि मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं इसी की वंदना करूँगा। इसी मानवता के ललाट चंदन तिलक मस्त माथे पर जैसे तिलक सुशोभित होता है, वैसे मनुष्य जो विश्व के किसी भी कोने में शांति का घोष कर रहे हैं, धर्म का दीपक जला रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और दूसरे के अन्याय के लिए अपने प्राण अर्पित कर देते हैं, अन्याय को दूर करने के लिए प्राणों का बलिदान दे देते हैं, मैं उसी का नमन करूँगा और उसे ही भारतीय मानूंगा और वहाँ ही भारत मानूंगा। मानवता के इस ललाट चंदन का नमन करूं मैं इसी का नमन करूंगा। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। और जिस तरह की नमन करने की परंपरा इस भारत में मौजूद है, जिन आदर्शों को तिरस्कृत कर मौखिक नमन किया जाता है, उस मौखिक नमन को स्वीकार नहीं करता है। कवि स्पष्ट कहता है कि मैं
उसे ही भारतीय मानूंगा जो शांति की बात करता है, वो चाहे किसी भी विश्व के किसी भी कोने में रह रहा हो। उसे ही भारतीय मानूंगा जो धर्म का दीपक जलाने की कोशिश करता है, वो चाहे किसी भी विश्व के कोने में हो। उसे ही भारतीय मानूंगा जो सत्य पर चलने के लिए सत्य पर चलता है, किसी भी शर्त पर सत्य का त्याग नहीं करता। उसे ही भारतीय ने मानूंगा चाहे वो विश्व के किसी भी कोने। मैं उसे ही भारतीय मानूंगा जो विश्व के किसी भी कोने से शांति की आवाज़ उठा रहा है। मैं उसे ही भारतीय मानूंगा जो विश्व के किसी भी कोने से धर्म का दीपक जलाने की कोशिश कर रहा है। कभी स्पष्ट करता है कि मैं उसे ही वीर मानूंगा, भारतीय वीर मानूंगा जो सत्य पर के मार्ग पर चलने के लिए अडिग है, वो चाहे कि विश्व के किसी भी कोने में हो। मैं उसे ही भारतीय मानूंगा जो न्याय के लिए प्राण अपना न्यौछावर कर दे, प्राण का बलिदान दे दे। वो मनुष्य किसी भी विश्व के किसी भी कोने में हो, मैं उसी का नमन करूंगा, उसी की वंदना करूंगा और दूसरे की वंदना नहीं करूंगा। कवि की स्पष्ट चेतना है कि भारत स्थान का नाम नहीं है, गुण का नाम है, विचार का नाम है, भाव का नाम है, स्वप्न का नाम है, जिसे भारतीय लोगों ने सामूहिक रूप से स्वाधीनता आंदोलन के दौरान विकसित किया था, निर्मित किया था। उस भारत के निर्माण के लिए ही कवि चाहता है कि उस विचारधारा, उस भाव, उस गुण, भारत के गुण की ही वंदना हो। भौगोलिक रेखाओं से सीमित खींची गई मानचित्र की रेखाओं के बीच सीमित भारत की वंदना वो नहीं कर सकता। भारत की वंदना विचारधारा, सपना, संकल्पना के रूप में ही कवि करना चाहता है। धन्यवाद। शेष अब ये किसको नमन करूं मैं, कविता यहीं समाप्त होती है। अब अगले व्याख्यान में अगले नए विषय के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।